चलें जी. Today's topic is control flow and arrays. And if you remember that in the previous courses, while studying about the programming, you have seen that in the high-level programming languages, we have the control flows in sense of decision statements like if else. इसी तरह जो फ्लो के कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि वाइल का लूप का चलाना और ये सारी चीज़ें आपने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं उसके अंदर आपने किए हैं. और आज हम इसको मिप्स के आर्किटेक्चर के लिहाज से यानी कि असेंबली की अगर हम बात करें तो उसके लिहाज से हम चेक करेंगे कि हम किस तरीके से काम को चलाएंगे. अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से, अच्छा मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इनबॉक्स में. अब चूंकि क्लास शुरू हो चुकी है तो बाद में आंसर करूंगा. ये क्विज से रिलेटेड कि ये हो गया वो हो गया तो वो बाद में बात करेंगे. अभी हमारे पास ना वो सिचुएशन नहीं है. ठीक है. सो अभी आप प्लीज अपने आप को ना जरा फोकस कर लें अपने कोर्स के ऊपर, अपना लेक्चर के ऊपर. अच्छा, सो कंट्रोल फ्लो जरूरी है डेफिनेटली. देखिए, व्हेन एवर यू सी कि जनाब हमने कोई भी डिसीजन लेना है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या करो. ठीक है, तो ये काम करो, अदरवाइज एल्स की स्टेटमेंट भी हम चलाते हैं, अदरवाइज एल्स ये कर लो, हमारे पास ये सिचुएशन आएगी. इस तरीके से हम कुछ रेपिटेशन अगर करना चाहते हैं, जैसे हम कहते हैं वाइल एक्स इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, डू दिस थिंग. तो ये क्या है, यहाँ पे रिपीटिशन का प्रोसेस हम बार बार रिपीट करवाते हैं जब हम रिपीटिशन करवाना चाहते होते हैं. तो रिपीटिशन के लिए तो हम ये यूज कर रहे होते हैं चीजें, और इधर हमने डिसीजन जब लेने होते हैं, ठीक है, एक रूट सेट करना होता है. तो इन सब कंडीशंस के अंदर बेटा आपने देखा होगा कि अमूमन हम कोई ब्रांच या जंप इंस्ट्रक्शंस का पर्पस आता है कंट्रोल फ्लो के अंदर. जब हम अपने इस कोर्स की बात करें तो कंट्रोल फ्लो के अंदर ये दो जो नेम है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रांच एंड जंप इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. इफ स्टेटमेंट्स और जो बुलियन एक्सप्रेशंस हैं जैसे कि एंड आर वगैरह, उनको हमने किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, ये सारी डिस्कशंस आज की हमारी रहेंगी. और शायद ये अगले वाली डिस्कशंस आज हम ना कर सकें, ठीक है, लेकिन कल इसको भी खत्म कर लेंगे सो दैट कि हमारा एग्जाम से पहले पहले ये चैप्टर 5 भी खत्म हो जाए और हमारे लिए एक इनफ कोर्स बन जाए जो हम लेके जाएं अपने एग्जाम्स के लिए. अच्छा जी, कंट्रोल फ्लो में देखें, सबसे पहली बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि हाई लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ये वाले कंस्ट्रक्ट्स तो हर सूरत देती हैं, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स लाजमी देती हैं, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, डिसीजंस लेने में हमें हेल्प आउट करते हैं. इस तरीके से रिपीटिशंस के लिए कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो उसमें हम लूप का यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. तो फॉर लूप आ रहा होता है, वाइल आ रहा होता है कि उसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि ये वाली इंस्ट्रक्शन इतनी दफा या टिल मीटिंग दिस कंडीशन यू शुड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली. ठीक है, ये हम बात कर रहे होते हैं. और जाहिर सी बात है, द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड रिपीट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्टिंग्विशेस, ये फर्क पैदा करता है आ कंप्यूटर फ्रॉम अ कैलकुलेटर. ठीक है. तो अगर हम ये कहें कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है, तो सबसे बड़ा फर्क जो है वो यही है कि इसके अंदर एबिलिटी होती है टू मेक डिसीजंस एंड रिपीट सीक्वेंस. अगर आप कैलकुलेटर, एक सिंपल कैलकुलेटर की बात करें तो उसके अंदर कोई डिसीजन लेने की या कोई सीक्वेंस को रिपीट करने की इतनी सलाहियत नहीं होती. वो तो सिंपल एक जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, सेट हम कहते हैं 3+4 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो वो इसी सीक्वेंस में इन चीजों को करता चला जाता है, इंस्ट्रक्ट करता चला जाता है. बस जो हमने उसको दे दी उसी के अंदर आता है. बाकी कोई हमारे पास ये सलाहियत नहीं है कि हम उसको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दें जिसकी बेस पे वो खुद से डिसीजन लेना शुरू कर दे. ठीक है. सो जितने भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स हैं डेफिनेटली दे प्रोवाइड द कंट्रोल फ्लो, और ये बहुत जरूरी होते हैं डिसीजन और रेपिटेशन के अंदर. और यहाँ पर जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होंगे कंडीशनल ब्रांचेस, ठीक है, और जंप इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, ये दो चीजें आज हम, इसका मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी को डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे. एंड यू शुड रिमेम्बर कि हमने बेसिक्स प्रोग्रामिंग जो अपनी है वो काफी हद तक डिस्कस कर ली हुई है, बट वी आर आल्सो इंटरेस्टेड कि हमने अगला काम क्या करना है. ठीक है.
हमने अगला काम जो करना है वो हमारा इस कंटेक्स्ट में होगा कि हमने आज जब ये इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को देख लेना है, जंपिंग को देख लेना है, ब्रांचिंग को देख लेना है, तो विल बी इन अ बेटर कंडीशन कि हम इंशाल्लाह ताला जो अपना प्रोग्राम है जो मिड के बाद अब हम लिखेंगे, जो कि लैब्स हम नहीं ले रहे अब, तो मिड्स के बाद जब हम लैब्स को लिखेंगे तो विल बी इन अ मच बेटर कंडीशन दैट वी शुड राइट अ फुल प्रोग्राम फॉर दिस इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इस कंडीशन में हम होंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम साइंस का जो पीरियड होगा वो 9:35 9:40 तक प्लीज कर लीजिएगा, मेरी क्लास जरा चल रही है यूनिवर्सिटी की। थैंक यू। अच्छा जी, तो चलते हैं। ये चीजें कुछ आपके लिए नई भी होंगी, ठीक है, जिन लोगों ने भी मेरे साथ साथ प्रोग्रामिंग में चल रहे हैं। कुछ बच्चे शायद जिन्होंने कुछ एआई का यूज किया हो वो थोड़ा सा फॉरवर्ड जा भी रहे हो, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके अंदर असल हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। मुझे थोड़ा सा साथ साथ अपडेट भी करते रहेंगे, जकिया या अवेज, कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और वॉइस भी ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग भी ठीक है। यस सर, सब ठीक। चलो ठीक है। अच्छा जी, अवेज आपका माइक दोबारा आप आ गई, मैं माइक अलाउ कर देता हूँ, चेक कर लीजिएगा। कर दिए मैंने, देख लीजिएगा फिर आपको दोबारा शो यस सर। होएगा कि नहीं। ठीक यस सर, अब ठीक है, है। चलो ऐसे ही हो गया। थैंक यू अच्छा सो जी, मच। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो न्यू इंस्ट्रक्शंस हैं जो आगे आपने अपनी लैब में यूज करनी है, आज इनको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है आपके एग्जाम्स के लिए ये चीजें अहम है। और फिर प्रैक्टिकली इनको यूज भी करना है आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो दोनों कंटेक्स्ट में इनको आपने देखना है। सबसे पहले वाली जो इंस्ट्रक्शन है बेटा ये है ब्रांच इफ इक्वल। ब्रांच इफ इक्वल, ये देखिए बी स्टैंड्स फॉर ब्रांच और ई क्यू इक्वल, ब्रांच इफ इक्वल। और ये निचले वाली जो है ये ब्रांच इफ नॉट इक्वल। ठीक है, ब्रांच इफ नॉट इक्वल। अच्छा ये क्या मतलब हुआ? ब्रांच मतलब है कि अपने आप को ब्रांच कर लो, अपने आप को ले जाओ, जंप कर दो, कंट्रोल शिफ्ट कर दो। ठीक है। कब? जब इफ इक्वल, क्या है इफ इक्वल? आर एस एंड आर टी। आर एस आपको याद होगा, फर्स्ट रिसोर्स रजिस्टर, जो भी हम रजिस्टर दे रहे हैं जहां पे हमारी वैल्यू पड़ी है, मसलन T0 है जी, आर टी जो है वो T1 है जी। तो इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करो। ठीक है, और कंपेयर करके चेक करो, अगर तो वो आपस में इक्वल हैं तो प्रोग्राम को शिफ्ट कर दो लेबल की तरफ। लेबल, लेबल से मुराद यहाँ पे क्या है? जो भी लेबल हम देंगे जिधर हम शिफ्ट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह देखिए प्लेन लैंग्वेज में हम यूं एक्सप्लेन करेंगे कि इफ आर एस इज इक्वल्स टू आर टी ब्रांच टू लेबल, अगर आर एस और आर टी बराबर हैं तो लेबल की तरफ जंप कर जाओ। और इससे निचले वाली जो है वो ब्रांच नॉट इक्वल, आर एस और आर टी को कंपेयर करो, अगर इन दोनों में वैल्यू डिफरेंट है तो देन वो लेबल करेगा। ठीक है, अगर ट्रू होगी कंडीशन तो वो लेबल करेगा, अदरवाइज वो लेबल नहीं करेगा, यानी कि लेबल की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, कंट्रोल को शिफ्ट नहीं करेगा। ये मिप्स के अंदर दो बहुत यूज होने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं जो अमूमी तौर पे हम यूज कर रहे होते हैं। नाम इनका है ब्रांच इफ इक्वल और ब्रांच इफ नॉट इक्वल। ठीक है, और इनमें सिंपली क्या हो रहा है, दो रजिस्टर्स आप दे रहे हैं, इनको हम रिसोर्स रजिस्टर कहते हैं, और ये दोनों रजिस्टर्स आपस में कंपेयर होते हैं। पहली कंडीशन के अंदर ट्रू तब होंगे अगर वो दोनों इक्वल हों तो, और अगर वो दोनों इक्वल ना हो तो फॉल्स हो जाएगा ऊपर। लेकिन निचले वाली जो है उसके अंदर ट्रू कब होगा? जब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो। ठीक है, ये दो इंस्ट्रक्शंस है, वो डिपेंड करता है आपको कब किसकी जरूरत है ना प्रोग्राम के अंदर। अब इसके साथ एक और चीज भी है, कंपेयर टू जीरो एंड ब्रांच। ऊपर तो सिंपली ये था कि आप डायरेक्टली दो रजिस्टर्स में वैल्यू रखी हुई है और वो करें, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेटा चांस होता है कि हमने ये चेक करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कि जब भी मेरी वैल्यू जीरो हो, ठीक है, जब मेरी वैल्यू जीरो हो तब तक ये काम करते रहो। जैसे हम लूप लगाते हैं तो उसके अंदर हमें जीरो से बहुत ज्यादा खेलना पड़ता है। तो जीरो से खेलने के लिए फिर जीरो की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। ठीक है, ब्रांच इफ लेस देन जीरो, देखिए बी स्टैंड्स फॉर ब्रांच, एल स्टैंड्स फॉर लेस, टी स्टैंड्स फॉर देन, सी स्टैंड्स फॉर जीरो। ब्रांच लेस देन जीरो, रिसोर्स रजिस्टर, तो लेबल की तरफ चले जाओ। यानी कि इसको मैं क्या पढ़ूंगा प्लेन लैंग्वेज में, कि अगर ये जो आर एस है
हमारे पास रिसोर्स रजिस्टर है, इसमें जो वैल्यू है ये लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो है तो तुम क्या कहते हो, ब्रांच टू लेबल, यानी कि जो भी लेबल दिया है उसकी तरफ शिफ्ट कर जाओ। इसी की उलट इंस्ट्रक्शन है BGTZ, यानी कि ब्रांच इफ ग्रेटर देन जीरो। तो अगर RS के अंदर जीरो से वैल्यू ज्यादा पड़ी है और हम तब करना चाहते हैं, देखिए ना, बहुत दफा आप ये कहते हैं कि जब तक जीरो अचीव ना हो तब तक रिपीट करते रहो, ठीक है। फॉर लूप हम लगाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा जीरोस का यूज होता है और ये सारी चीजें चल रही होती हैं, राइट। सो इसमें हम ब्रांच ग्रेटर देन जीरो का यूज करेंगे। अगले वाला बेटा चेक करो, ब्रांच लेस देन इक्वल टू जीरो। तो समटाइम ये होता है कि हम चाहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास वैल्यू जीरो है या जीरो से कम है तब तक क्या करते रहो, ये वाला काम, यानी कि लेबल की तरफ शिफ्ट होते रहो और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहो। तो इसी तरह ब्रांच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये एक और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये चार इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली जीरो के साथ जब हमें काम करना होता है तो तब हमें काम देती हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमने 6 इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं। अच्छा, दो इंस्ट्रक्शंस और भी हैं जो सूडो इंस्ट्रक्शन है। सूडो इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने लास्ट टाइम बात की थी। सूडो इंस्ट्रक्शंस क्या, कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है जो डायरेक्टली बेसिकली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, असेंबली पहले उन्हें कन्वर्ट करती है, ठीक है, और फिर उसको जो आपका है अपना प्रोसेसर फिर समझता है, डायरेक्टली वो नहीं समझ सकता। बहरहाल ये भी हमारे यूज होती हैं और असेंबलर फिर इसको कन्वर्ट करता है, वो है ब्रांच इफ इक्वल जीरो और ब्रांच इफ नॉट इक्वल जीरो। ये सिंपल है, यानी कि इसमें आपको वो लंबे काम नहीं करने पड़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सूडो इंस्ट्रक्शन हमारी आसानी के लिए है। इसको हम पढ़ते कैसे, BQ0, इसको बोलते हैं ब्रांच इफ इक्वल जीरो, दूसरा ब्रांच इफ नॉट इक्वल जीरो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यानी कि हो जाती है। ये ऊपर वाली जो इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी ना, ये वाली टॉप पे जो दो पढ़ी थी, ब्रांच इक्वल टू, उस इक्वल टू पे देखिए हमने दोनों रजिस्टर दिए थे, और यहाँ पर हमने जो दोनों रजिस्टर्स हैं वो देने की जरूरत नहीं है। हम अगर हमें सिर्फ जीरो के साथ काम करना है तो हम डायरेक्टली उसके साथ आगे जी लगा दें, जीरो बन जाएगा, ब्रांच इफ इक्वल जीरो, ठीक। तो ये एक हमारा नेक्स्ट काम था, जो हमने कुछ एक इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं जो इंस्ट्रक्शन हमें काम देती हैं। आगे चलते हैं जी। अब इस सिचुएशन में जरा चेक करें कि हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्वेश्चन है कि, यार जी जो क्वेश्चन मुझे इनबॉक्स हो रहे हैं प्लीज इनको मैं बाद में एड्रेस कर लूंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा वेट कर लें। अच्छा, अब तो देखें, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ द आई टाइप फॉर्मेट। याद है हमने कुछ लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मेटिंग थी कि आर टाइप की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनका फॉर्मेट क्या होता है, आई टाइप का क्या होता है। तो ये जो भी है ना ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, इन ये भी तकरीबन इनका फॉर्मेट भी ना इसी तरह आई टाइप की तरह होता है। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले 6 बिट इस्तेमाल होती हैं ऑप कोड के अंदर, और फर्स्ट और सेकंड जो सोर्स रजिस्टर होते हैं 5 5 बिट्स वो लेते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 16 बिट्स होगी, और आखिर में जो 16 बिट्स हैं ये हमारे पास होती हैं ऑफसेट के लिए यूज, एड्रेसिंग के लिए यूज होती हैं, ठीक है। चूंकि इसमें हमें एड्रेस देना होता है कि तुमने जंप करके जाना कहाँ है भाई, तो वो जो एड्रेस हम देते हैं ना वो 16 बिट ऑफसेट होता है, यानी कि 16 बिट वो यूज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि अगर ये 16 बिट यूज हो रही हैं तो हमें, आपको याद होगा कि हमने जब अपने मिप्स के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होते थे तो हमें इस तरीके से ना जो एड्रेसेस मिलते थे वो 4 4 बाइट्स के मिलते थे। आपने याद है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जब आप सुना सॉरी जब मार्स के अंदर हम प्रोग्राम कर रहे होते थे तो हमारे पास इस तरह जो इनके होते थे अपना, क्या कहते हैं, जो 10 आते हैं ना, 16 को 10 कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमें 4 4 बाइट्स के एड्रेसेस मिलते थे। 4 बाइट्स मीन 32 बिट्स, 32 बिट्स, ठीक है। तो 32 बिट्स अगर यूज होते हैं एड्रेस के लिए मिप्स के अंदर, तो हमारे लिए फिर एड्रेस 16 बिट में कैसे स्टोर होगा, ठीक है। हालांकि ये उसके लिए 32 बिट में वो स्टोर करता है, 4 बाइट्स लेता है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ी देर में आंसर भी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे के सामने कोई किया जा सकता है कि भाई जब हम आई टाइप सॉरी ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो उनकी जो फॉर्मेट टाइप है वो 32 बिट में से 16 बिट जो होते हैं वो ले रहा होता है आपका एड्रेस जो है, ठीक है, ऑफसेट। तो वो क्यों ऐसे कर रहा होता है,
ठीक है, इस चीज को समझना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। राइट। तो बहरहाल इसको मैं थोड़ी देर में आपको आंसर करता हूँ, उससे पहले आप सारे ये जरा ये इनके फॉर्मेट को समझ लेंगे, ये फॉर्मेट कैसे हो रहे हैं ये सारे के सारे। ठीक है, देखें जी। सबसे पहले मैंने इंस्ट्रक्शन थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई है, थोड़ी देर पहले मैंने इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाई है कि ब्रांच इफ इक्वल, सॉरी, इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं यार, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप देखें ब्रांच इफ इक्वल RS RT, तो ये क्या करेगा, ब्रांच तब करेगा अगर RS और RT की जो वैल्यूज हैं वो बराबर होंगी, तो लेबल पे शिफ्ट कर दो। इसके अंदर आप बेटा क्या होगा, ऑप कोड आपका 4 होगा। ठीक है, इस BQ के लिए जो ऑप कोड होता है वो 4 होता है। ठीक है, RS और RT की जो जो वैल्यूज भी होंगी, और आखिर में 16 बिट किसकी यूज होंगे, ऑफसेट के लिए यूज होंगे। ये इसका फॉर्मेट है, सिंपली बात है। अब यहाँ पे आते हैं जो ऊपर मैंने क्वेश्चन किया था कि द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस मॉडिफाई द पीसी रजिस्टर ओनली। ये जो बेटा ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है ना, ये क्या करती है, ये सिर्फ और सिर्फ पीसी के रजिस्टर को, पीसी अब क्या था, याद होगा आपको, हमने इस पे बात कर ली हुई है पिछले अपने कोर्स के अंदर, लेक्चर के अंदर, वो था प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर जो भी आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास अवेलेबल है प्रोग्राम के अंदर, उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, और ये बात हमने तफसीलन डिस्कस भी की थी। तो जब उसको पॉइंट कर रहा होता है तो वो बताता है कि अब नेक्स्ट भाई तुमने अपना शिफ्ट कहाँ खुद को करना है। ठीक है, अब ये जो ऊपर हमने बात की थी कि 16 बिट का ऑफसेट है, इसका मतलब है कि ये जो आपकी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, ये आखिर में इसने यहाँ पर दिया हुआ है ना एड्रेस, 16 बिट में दिया हुआ है, हालांकि वो 32 बिट के लिए टोटल एड्रेस होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर एक चीज आपके लिए जो अंडरस्टैंडेबल है वो ये है कि आपने माइंड में रखना है कि जो पीसी के अंदर एड्रेस सेव हो रहा है ना, वो एग्जैक्ट एड्रेस नहीं सेव हो रहा होता, पूरा 32 बिट वाला एग्जैक्ट एड्रेस सेव नहीं हो रहा होता, बल्कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ना रेड के अंदर, कि जो पीसी है प्रोग्राम काउंटर, वो बेसिकली एग्जैक्ट एड्रेसिंग नहीं करता, वो रिलेटिव एड्रेसिंग स्टोर करता है। रिलेटिव एड्रेसिंग, क्या मतलब हुआ रिलेटिव एड्रेसिंग, मतलब ये है कि एग्जैक्ट एड्रेस अगर वो नहीं करता तो रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा रिलेटिव एड्रेसिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो रिलेटिव एड्रेसिंग पढ़ने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। उस फॉर्मूले के अंदर क्या है, पीसी, ये मैंने इसको किया है जरा, पीसी इक्वल्स टू PC+4। पीसी हमेशा क्या करता है, पीसी हमेशा क्या करता है कि वो अपने पास एड्रेस नहीं सेव करता, वो क्या करता है कि मेरे पास जो एड्रेस भी इस वक्त मैं जिसको पॉइंट कर रहा हूँ जिस तरफ, वो जो भी है उसमें मैंने +4 कर देना है, उसके अंदर मैंने +4 कर देना है। ये वो काम करता है। लेकिन कभी कभी वो ये काम भी नहीं करता, उससे आगे भी करता है, वो +4 करने के बाद प्लस करता है 4 इंटू ऑफ सेट के साथ। ये अब जरा मैथमेटिकल चीज आपने समझनी है, ये समझ आ जाती है तो हमारा मसला हल हो जाएगा। जहां तक मैं चाहूंगा कि मैं रुकूं और पूछूं आपसे कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप आ सकते हैं, वहां पे आके बात कर सकते हैं। अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो CRGR अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं कि सर ये चैलेंज आ रहा है, तो कोई भी है तो प्लीज यू कैन शेयर। देयर इज नो क्वेश्चन। शाबाश, अगर क्वेश्चन हो तो बताइएगा, मैं ताकि उसको एड्रेस कर दूं। ये फॉर्मूला बेशक अपने पास अभी लिख भी ले, उसकी रीजन ये है कि मैं थोड़ी देर में आपसे कुछ काम भी करवाऊंगा, तो आपके पास ये लिखा होना चाहिए। जी, चैट बॉक्स में है सर, ठीक है। माइक इशू अवेज आपका अब तो नहीं है, ये पुराना ही मैसेज है। ये सर पुराना मैसेज, अब ठीक है मेरा माइक। हाँ ठीक। जी, अजम कहते हैं कि सर हमें रिलेटिव एड्रेसिंग अजम मैं अभी डिटेल में पढ़ाता हूँ बेटा, वो तो सिर्फ अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है, मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। कब यूज होती है, तो बेटा हमेशा रिलेटिव एड्रेसिंग ही यूज होती है, जो आपका एक्चुअली यूज हो रहा होता है ना प्रोग्राम काउंटर, वो रिलेटिव एड्रेसिंग ही कर रहा होता है। यानी कि अभी हम जो पढ़ेंगे ना वो एक्चुअली आपको यही बताने के लिए बताया जा रहा है कि रिलेटिव एड्रेसिंग होती क्या है और उसको कैसे करते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ इंशाल्लाह। चले कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो यहां तक अभी तक हमने ये चीज समझी है कि
ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो उसका फॉर्मेट कैसे होता है, उस फॉर्मेट के अंदर हमें एक चीज नजर आई है कि वो एड्रेस जो वहां पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का शो होता है पीसी प्रोग्राम काउंटर के अंदर, वो 16 बिट का होता है। तो हमने बात, एक क्वेश्चन बीच में रेज किया, इस तरह के क्वेश्चन देखे मैंने रेज नहीं किया आज, तो हो सकता है फ्यूचर में आपके पेपर के अंदर रेज कर दिया जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉडर्न जो लर्निंग है वो बहुत हद तक बदल चुकी है, सिर्फ लेक्चर्स तक डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपने आप को वाई के क्वेश्चंस अपने आप से हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, बार बार आप वाई करें कि ये ऐसा क्यों है, उसको स्टडी करें, और वो स्टडी आपकी हमेशा सेल्फ स्टडी से आती है या आपस में स्टूडेंट्स बैठ के क्रॉस डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर इज नॉट इनफ फॉर योर लर्निंग, इज नॉट इनफ एक्चुअली। ठीक है, दिस इज अ रोड मैप टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या पढ़ना है, किस तरफ हमने जाना है, राइट। चलें जी, तो देखते हैं, आप इसी को देखते हैं। तो ये फार्मूले दो आपने माइंड में रखने हैं, ये जो मैंने नीचे लिखे है ना। पहला फार्मूला, मेन जो फार्मूला है वो तो सादा सा है, पीसी इज इक्वल टू पीसी प्लस 4। अब ये प्लस 4 क्यों हो रहा है, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, इसके बारे में हम बहुत बात करते हैं। ठीक है, कि प्लस 4 हम क्यों कर रहे हैं। सिंपल, क्योंकि आपने देखा है कि आपका जो मिप्स का आर्किटेक्चर है वो 32 बिट है, यानी कि 4 बाइट्स होती हैं। तो 4 बाइट्स का मतलब ये है कि हर इंस्ट्रक्शन ना 4 बाइट्स ले रही है। ठीक है, इसलिए तो आपको याद होगा जब आप लिखते थे, ऐड लिखते थे, अगले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जाकर आप कोई भी लेबल देते थे, तो वो क्या होता था वहां पर आप देखते थे जब एड्रेस वाले चक्कर में आप आके एड्रेस सबके चेक करते थे तो 4 4 का फर्क आया हुआ था। तो पीसी इसलिए क्या करता है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाने के लिए जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसमें +4 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, मसलन ये जरा चेक करें। मैं एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखता हूँ जी, चले यहाँ पे आपको शो करवाते हैं इसमें। हाँ ये भी है, चले इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ सिंपल आपको बता देता हूँ। देखिए मैं एक सादा सी इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि ऐड ऐड करो जी, किसको ऐड करो, हम बहुत स्टैंडर्डाइज नहीं लिखते, T2 T1 T0। अब इस इंस्ट्रक्शन को तो आप समझते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ जे, और आगे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिख दी। अब उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट चूंकि एक लेबल है तो लेबल की तरह, उसके बाद मैं यूं लिखते 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 नीचे बहुत सा प्रोग्राम है, उसके बाद आखिर में मैं रिजल्ट, एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है मैंने यहाँ पर। ठीक है, रिजल्ट क्या है जी, S2, और ये बस मिसाल के तौर पे ये मेरे पास। अब इसमें क्या हो रहा है इस पूरे इंस्ट्रक्शन में, इसमें बेटा कोई मैंने खास कंडीशन नहीं लगाई है। मैंने पहले एक रूटीन में क्या किया, यहाँ पर ऐड ये करो वो करो फलां, उसके बाद क्या करो, जंप कर जाओ, जंप करके किधर चले जाओ, रिजल्ट में, रिजल्ट में चले जाओ। अब रिजल्ट में चले जाओ तो रिजल्ट किधर है, तो रिजल्ट किधर है, वो तो सादा सा बात है, वो सिंपली क्या करेगा, जंप करके रिजल्ट की तरफ चला जाएगा। इसमें चूंकि ये एक अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है जो इतनी अहम नहीं है, जो इससे पहले शायद आपने इजीली देखी भी हो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, जैसे कि अब मैंने आपके सामने जो ओपन की है स्लाइड, इसके अंदर देखें, कंसिडर द फॉलोइंग इफ स्टेटमेंट, इफ ए इक्वल्स टू बी, तो क्या करो, डी और ई को प्लस करो और सी में रख दो। ठीक है, और अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो एल्स में क्या है, डी में से ई माइनस करो और सी में रख दो। सादा सी इंस्ट्रक्शन है ना, कि अगर ए बी को चेक करो, ए बी इक्वल है तो डी और ई को प्लस करो और सी में रख दो। अब जरा इसके लिए चीजें देखें जी, मसलन अगर हमने यही काम अपना असेंबली के अंदर करना है तो ए को हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जो भी ए की वैल्यू होगी उसको उठा के T0 में रख देंगे, बी को किधर रखेंगे, T1 में रख देंगे, T2 में रख देंगे। देखते जाएं अब इसको हम इंस्ट्रक्शंस को पूरे कैसे करते हैं और ये पीसी काम कैसे करता है ना, इसको हम अब देखते हैं। T4, अब देखें ये मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज उठा के रखती हैं, ए को T0 में, बी को T1 में, सी को T2 में, डी को T3 में, ई को T4 में। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं कि हमने इसको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो आज की जो पढ़ी हुई हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये नीचे लिखी हुई हैं आपके सामने, ये चेक करें।
सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हमने क्या लिखी है, ब्रांच इफ नॉट इक्वल, ब्रांच इफ नॉट इक्वल। कौन कौन नॉट इक्वल है, T0 T1, T0 T1 क्या था याद है, ए और बी थे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर क्या करो, फिर तो सीधा एल्स पे चले जाओ, और एल्स किधर है, ये नीचे है। और एल्स के अंदर क्या करो, जाकर सब सब्ट्रैक्ट करो, याद है ना आपको। अगर वो इक्वल नहीं है तो ये एल्स पे हम आ गए थे। अगर वो इक्वल नहीं है, डी में से ई माइनस किया था हमने, ये देखें, D3 है, E4 है, इनको माइनस किया, और जो रिजल्ट है वो T2 C में रख दिया। ये तो एल्स में जाएगा इफ नॉट इक्वल। तो ये हम वैसे इक्वल भी तो कर सकते थे ना, याद है। ब्रांच इफ इक्वल वो आपकी मर्जी है ना, आप नॉट इक्वल करें इक्वल, आपको तो दोनों इंस्ट्रक्शन मैंने बता दी है। आपकी मर्जी है कि आपकी अप्रोच क्या है। अगर वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं उनको, फिर आप ये ऐड कर दें उनको, ठीक है। और ऐड करने के बाद फिर क्या कर जाए, अच्छा अब जब ऐड आप कर देंगे तो जाहिर सी बात है, यहां चेक करो जरा, फिर एल्स की जरूरत तो नहीं है ना। अगर ए और बी दोनों इक्वल आ जाते हैं, ए और बी इक्वल आ जाते हैं, तो फिर आपने ऐड करना है। और ऐड करने के बाद क्या, फिर नीचे इसको भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, फिर तो नहीं ना सब्ट्रैक्ट करना, फिर तो आपने जंप कर जाना है नेक्स्ट के ऊपर, ये डायरेक्टली नेक्स्ट के ऊपर जंप कर देना। जी, ये स्टैंड्स फॉर जंप, किधर, नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका लेबल है ना, और ये लेबल आपका नेक्स्ट है, ये वाला। ठीक है, सादा सी एग्जांपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने आ गया कि मिप्स के अंदर हम इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को किस तरीके से फाउंड करते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज में अभी हमने जाना है। मसलन इसकी अब लॉजिकल लॉजिकल एक्सप्रेशंस के अंदर आप चले जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए देना चाहता हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि आप करें जरा। देखिए, रिलेटिव एड्रेसिंग की बात हम कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल में, एक मिनट। जी, यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको एक छोटा सा काम दे देता हूँ, चले आप अपने पेन और ले लें, अपना नोटबुक ले लें। हम चाहते हैं कि हम वहीं से कर लें, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने चीजें आ जाए। चलें, शाबाश। चलें जी, मैं चंद एक इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिख देता हूँ। उन इंस्ट्रक्शन से आपने थोड़ा सा मुझे हैंड ऑन एक्सरसाइजेस करनी है कुछ, और आपने बताना है कि सर ये कैसे आप ना करके लाए हैं, वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। मैं कहाँ शो करूँ, यहाँ पर। एक मिनट यार। चलें। अच्छा जी, मैं एक इंस्ट्रक्शंस कुछ यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, कि अगर हम सेट के करते हैं इसको, क्यों नहीं लिखा जा रहा। हम्म, एक मिनट यार, ये लिख नहीं रहा पेन मेरा, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ एन इशू। हाँ जी, अब लिखें जी, शाबाश। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिखें आप, 100 और स्पेस देके ऐड लिखें।
इस तरीके से मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये आ गया आपके पास। ये चंद एक इंस्ट्रक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इनको आप देखते जाएं और देख के कॉपी करते जाएं कि इनको कैसे हम करने जा रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, वो चीजें आपके सामने आएंगी। पहली इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपके सामने लिखी है वो है ऐड की। हम ऐड कर रहे हैं। शाबाश। सेकंड वाली क्या होगी, सब की। चलो यहाँ पे मैं ब्रांच इफ इक्वल लिख देता हूँ। S1 मैं कहता हूँ स्टोर करो, और फिर S2 करो। फिर मैं कोई लेबल, चल लेबल को लेबल ही कह देते हैं। उसके बाद लोड वर्ड करो। उसके बाद स्टोर वर्ड करो, और फिर लेबल पे चले जाओ और यहाँ पर ऐड करो। जी। शाबाशी। अब क्या होना चाहिए जरा, थोड़ा सोचिए, इस पे बताएं। ये बड़ी अहम अहम बात है, किस किस तरीके से प्रोग्राम काउंटर ना अपडेट होता है। रेलेवेंट एड्रेसिंग की मैं बात कर रहा था। देखिए इंस्ट्रक्शन जो आपकी स्टोर है 100 के ऊपर, और ये 104 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट 4 बाइट्स जो इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन की जो इंस्ट्रक्शन है वो अगले 4 बाइट्स लेगी। ब्रांच इफ इक्वल की अगली 4 बाइट्स लेगी, तो ये 4 4 बाइट्स आगे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। अच्छा, आप चलें, मेरे साथ साथ चलें। सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जाहिर सी बात है, स्ट्रेट वे हमें पता है कि रूटीन में ही होती है, सबसे पहले ऐड वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होगी, एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद, अब ये 100 है, पीसी काउंटर इस वक्त 100 है, ठीक है। उसके बाद अब जब ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगी एग्जीक्यूट, तो पीसी क्या करेगा, पीसी करेगा ये कि जो पहले वाला पीसी की इंस्ट्रक्शन है उसमें +4 करेगा, और क्या आ जाएगा, न्यू आंसर 104। तो इसका मतलब अब ये वाली इंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। अब अगले में हम आ जाएंगे। ये जब सब्ट्रैक्शन वाली हो जाएगी, फिर वो पी क्या करेगा, +4 करेगा, और न्यू पी जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब बेटा आएंगे ना, तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान आपने देना है कि ये इंस्ट्रक्शंस कैसे होती है। अब देख लें, ये एग्जैक्ट एड्रेस बेटा नहीं शो वो कर रहा अपने पास सेव। वो क्या कर रहा है, रिलेटिव एड्रेसिंग, जो भी पहले उसके पास एड्रेस सेव हुआ था ना स्टार्ट में, वो +4 किए जा रहे हैं सिंपली। इसको रिलेटिव एड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर एक चीज समझ लें, तो फिर अब बाकी बात आपको सारी समझ आ ही जाएगी। वो ये है कि ब्रांच इफ इक्वल, ब्रांच करो अगर इक्वल है क्या क्या, S1 और S2 इक्वल है, तो ब्रांच करो किधर, लेबल में। अब मिसाल के तौर पे बच्चों, ये होता है कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, S1 और S2 इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात, आप इसने इधर नहीं जाना, 112 पे नहीं जाना, उसने अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, जहां पर लेबल मौजूद है। तो लेबल हमारा नीचे आके ये देखिए 120 पे मौजूद है, 120 पे। अब ये कैसे कैलकुलेशन करके 120 पे जाएगा, यहां पर अहम क्वेश्चन ये है, राइट। जो हम क्वेश्चन अभी सीखने जा रहे हैं वो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हम अपने ये 120 कैलकुलेट कैसे करेगा, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्योरेटिकली इसमें जो बात है ना वो अहम है। लैब्स के लिहाज से तो जो भी बात होगी, लेकिन थ्योरेटिकली ये बहुत अहम बात है, इसको आप आपने समझना है। सर, जैसा क्लास पूछी थी कि आपने जो क्विज लेना है किस सॉफ्टवेयर पे लेना है, तो वो कैसे करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर। अच्छा, ऑनलाइन क्लास के बड़े मसले हैं इधर, इतने क्वेश्चनिंग साथ साथ चल रही थी। अच्छा, 108 से हम अब 120 पे जाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हम 120 पे क्यों जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने ब्रांच इफ इक्वल की इंस्ट्रक्शन यूज की है, वो ट्रू हो गई है, S1 S2 जो है इक्वल हो गए हैं। सो अभी हमने इधर जाना है, अगर वो फॉल्स होते तो हम 112 पे जाते।
अब देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा। प्रोग्राम काउंटर बेटा सबसे पहला जो काम करेगा ना वो ये करेगा कि +4 करेगा। तो +4 करते ही करता है, उसका फॉर्मूला है, राइट। यानी कि उसने 112 पहले करनी ही करनी है, नेक्स्ट की तरफ वो जाते ही जाता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया था कि PC प्लस 10 सॉरी 104 कह रहा हूँ, PC +4। +4 तो उसने करना ही करना है। लेकिन जब ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन आ जाती है ना, तो वो मैंने आपको बताया था +4 इंटू ऑफसेट, ये लेके आ जाता है। अब ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए बहुत आसान है, अगर आप ये बात समझ जाएं कि उसने जो देखना होता है ना इंस्ट्रक्शंस को, तो वो ट्रेवल करता है। मिसाल के तौर पे 108 +4 तो उसने करना ही करना था, वो 112 उसके पास आ गया, ठीक है। ये तो पहली इंस्ट्रक्शन उसने यहां तक कर ली, PC +4 कर ली। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो देखता है कि मैंने जंप करना है लेबल की तरफ। वो चेक करता है मैंने 4 इधर भी जानी है बाइट्स, फिर 4 और जानी है। तो टोटल बाइट्स कितनी होगी, 112 से 120 तक 8 बाइट्स होगी। 8 बाइट्स ये मैंने साइड पे लेके 8 बाइट्स को वो डिवाइड वो तो नहीं करता, हम बता रहे हैं कि उसका वर्किंग कैसे हो रही है। वो डिवाइड करेगा डिवाइड बाई 4 के साथ। अब डिवाइड बाई 4 हम क्या कह रहे हैं, 4 का मतलब यहां पर हमारा एक इंस्ट्रक्शन का साइज है, यानी कि 4 बाइट्स। तो 8/4 क्या आता है, 2 आता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सिंपली ये 4 इंटू ऑफ सेट जो था ना, इस 4 इंटू ऑफ सेट में 4 इंटू 2 लगा देंगे। मैंने 2 कैसे निकाला है ऑफ सेट का, ये जो 2 वैल्यू मैंने कैसे निकाली है, बहुत सिंपल तरीके से 8/4 करके। तो 8 मेरे पास क्या था, 8 मेरे पास ये वाला डिस्टेंस था। 112 पे वो पहले पहुंच चुके हैं, 112 से आगे उसने 120 पे जाना है। उसने कैलकुलेट किया है, 8 है। 8 को उसने डिवाइडेड बाई 4 किया है, जो आंसर हमारे पास आया ये ऑफसेट है 2। 4 को 2 से करें तो क्या बनता है, 8 बनता है ना। तो 112 +8, तो P इक्वल्स टू क्या बन गया, 120। ये 120 पे जाएगा, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने 120 एड्रेस पे जाकर एग्जीक्यूट करना। आई होप कि इतनी बड़ी मैथमेटिक्स इसके अंदर नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। तो नहीं भी आई तो चले, मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ, लिंक शेयर होगा, अगेन से सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं लॉजिकल एंड जो एंड एक्सप्रेशन है उसकी तरफ। अच्छा, लॉजिकल एंड एक्सप्रेशन में बेटा याद रखना है आपने कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दोज यूज शॉर्ट सर्किट एवेलुएशन। ये शॉर्ट सर्किट क्या एवेलुएशन होती है जी, शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर एंड की हम बात यहाँ पे करें, याद रखिएगा अभी हम और की बात नहीं कर रहे। और के लिए डिफरेंट शॉर्ट सर्किट होगा, एंड के लिए डिफरेंट होगा। एंड के लिए ये है कि इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, सेकंड कंडीशन इज स्किप्ड। देखो ना एंड क्या होता है, एंड में आप क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, 1 और 1 दोनों अगर आपके पास ट्रू है तो 1 आएगा, यही हमने किया हुआ है ना। और अगर हमने कहा था कि हम दोनों में से एक हो तो फिर वो फॉल्स ही रहेगा। एंड यही होता है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे आपका सिस्टम जाके चेक करता है पहली फॉल्स हो जाए, फर्स्ट कंडीशन ही, तो दूसरी देखने की जरूरत क्या है भाई, फॉल्स ही है, ठीक है। हमें सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड में तो दोनों का ट्रू होना जरूरी होता है। तो अगर पहले ही फॉल्स होगी है तो फिर हमें सेकंड चेक करने की जरूरत क्या है, वो फॉल्स हो ट्रू हो हमें तो कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ओवरऑल तो कंडीशन ही नहीं मैच हो रही। इस बात को हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट एवेलुएशन है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारी यही करती हैं। इससे इसके फायदे क्या हैं, आप खुद रिसर्च करें। रिसोर्सेज बचती हैं, टाइम बचता है, टाइम एंड स्पेस का बड़ा इशू है ना जब हम मशीन्स की बात करते हैं, तो टाइम एंड स्पेस को ये करता है, ठीक है। तो एंड एक्सप्रेशन के अंदर बेटा यही होता है। अब यहां चेक करें जरा, इफ T1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है एंड T2 की वैल्यू लेस देन 0 है, तो क्या करो, T3++, ये आप करते रहते हैं काम। तो भाई क्या सेकंड हमें चेक करने की जरूरत है, ये बेटा तब चेक करने की जरूरत है अगर फर्स्ट वाली ट्रू होती है। तो अगर ये T1 बाकी 0 से अबव है तो फिर दूसरी कंडीशन वो चेक करेगा। अगर वो है ही नहीं तो फिर उसे जरूरत क्या है, फिर वो सिंपली स्किप करके नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाए, ठीक है। तो उसको जरूरत ही नहीं होगी इसमें चेक करने की, तो इसको शॉर्ट सर्किट एवेलुएशन बोलते हैं। ये एक अहम बात थी आपसे शेयर करना। तो इसको देखें, अब इसने ट्रांसलेट क्या किया हुआ है। ये वन पॉसिबल ट्रांसलेशन इसलिए लिखी है कि मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस आपके पास हो सकती हैं।
इसने इसको यूं लिखा है, ब्रांच इफ ग्रेटर देन जीरो T1, ये देखो, T1 को जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, तो ब्रांच करो ग्रेटर देन जीरो, तो L1 पे चले जाओ, ये L1 है, ठीक है। L1 में क्या फिर चेक करना है कि जो T2 है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर वो पहले वाली कंडीशन ट्रू ही ना हो, तो जंप डायरेक्टली नेक्स्ट पे चले जाओ, ये फिर बाकी इन चीजों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, फिर इनको चेक करने की क्या जरूरत है, फिर तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, फिर डायरेक्टली डायरेक्टली जंप करके चले जाओ। तो ये जरा थोड़ी सी हम ब्रांच की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से वर्क करती हैं, और आगे हमने जब लैब्स के अंदर जाके काम करना है, इन्हीं के साथ प्रोग्राम्स हम बकायदा लिखना शुरू कर देंगे, बड़े प्रोग्राम्स, और आपका प्रोजेक्ट भी पोस्ट के बाद, पोस्ट मिड के बाद, सॉरी पोस्ट मिड में शुरू हो जाएगा, जिसमें जाहिर सी बात है आपने प्रोजेक्ट बनाना होगा, उसका टॉपिक करके उसको प्रेजेंट करना होगा, पूरा सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तो उस वक्त आपको ये चीजें सारी काम देंगी, तो बेसिक्स हम यहीं से लर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये कहता है कि बेटर ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एंड, तो अलाउ द प्रोग्राम टू फॉल थ्रू टू सेकंड कंडीशन, कहता है इसका थोड़ा सा जरा बेटर वर्जन भी हो सकता है। ये देखिए ना, ऊपर वाले जो हमने देखा था इसमें 5 लाइंस आपकी यूज हो रही हैं, थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन ये नया सोल्यूशन चेक करें, ये टोटल 3 लाइंस के अंदर है, इसको आप फिर बाद में आराम से पढ़िएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम सूडो इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, ब्रांच इफ लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है T1, तो नेक्स्ट में डायरेक्टली चले जाओ। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, अगर वो जाहिर सी बात है फर्स्ट कंडीशन नहीं होती, ठीक है, तो फिर आप डायरेक्टली सेकंड पे चले जाएं, अदरवाइज वो नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देगा। चूंकि अब देखिए ना, हमने काम तो यही किया ना बेटा, पिछले वाले में देखिए वो हमने कहा था कि T1 को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका हम उलट ये कर दे देंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि उसको ना इक्वल होना चाहिए ना लेस देन होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये यूज किया कि लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तब अगर वो ऐसी कंडीशन होती है तो नेक्स्ट में चले जाओ, ठीक है। तो ये हमने उसी का जरा बेटर वर्जन कर दिया। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ना कि एक प्रोग्राम को लिखने के देयर आर मैनी वेज, इट इज अ प्रोग्रामर चॉइस के हाउ ही और शी अप्रोचेस दैट प्रॉब्लम। और इसीलिए मैं फिर आपसे ये बात करता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्रामर को क्या कौन सा होता है जो एक सोल्यूशन को कम टाइम और स्पेस की कंसिडरेशन में लेके आता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोल्यूशन निकल आएगा, लेकिन सोल्यूशन को कॉम्प्लेक्स हमने नहीं बनाना, अपने प्रोग्राम्स को हमने ऑप्टिमाइज करना है, और उसके लिए यही चीजें होती हैं। इस तरीके बेटा आर में देख लें, आर में शॉर्ट सर्किट की जो एवेल्युएशन है वो जरा जाहिर सी बात है डिफरेंट होगी, क्योंकि आर के अंदर कुछ और चीज हम देख रहे होते हैं। आर में हम देखते हैं कि दोनों में से एक भी ट्रू हो तो काम चल जाएगा। अब ये डिजिटल लॉजिक डिजाइन आपने बेटा पढ़ा हुआ है, अब मैं आपको ये तो नहीं पढ़ा रहा, ये मसलन एक्स वाई है, तो एक्स और जो वाई है वो उनमें से एक भी अगर हो जाता है ट्रू तो ये ट्रू होगा। तो इसमें हमने देखना है, अगर पहले ही ट्रू हो जाता है तो हम दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। उसमें हमने देखे एंड में पहले को हम फॉल्स चेक कर रहे थे, क्योंकि उसमें दोनों का ट्रू होना जरूरी था। इसमें एक का भी ट्रू होना जरूरी है, तो अगर पहले ही आपका ट्रू हो जाता है तो फिर दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये देखें शॉर्ट, जो फाल थ्रू, फाल थ्रू का मतलब एक तरह शॉर्ट करके उसको लिखना। तो इसके अंदर वो पिछले की तरह ही एक इंस्ट्रक्शन आपके सामने आई हुई है, इसको आप देख लें, फर्दर आप घर जाके इसको इंस्ट्रक्शंस को देखिएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज जो आती है वो कंपेयर इंस्ट्रक्शंस हैं, कंपेयर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बस ये हमारा आज का लास्ट है, और उसके बाद हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो क्वेश्चंस मैं देख लूं अगर आए हुए हैं, कोई और क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं आया हुआ जी चैट में। नहीं सर, चैट में नहीं कोई जी, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलिए हम लास्ट चीज डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह फिनिश करते हैं। और किधर है जी हमारी प्रेजेंटेशन, यस। अच्छा, एक और चीज जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपेयर की इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये एक और किस्म की इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली ये भी हमें हेल्प करती हैं, सेट लेस देन, SLT, ठीक है, ये हमने एक दफा यूज भी किया, सेट लेस देन अनसाइंड यू का, और सेट लेस देन इमीडिएट आई। ये अब आपको इमीडिएट क्या होता है पता है आपको, मैं इतनी डिटेल में नहीं जाने वाला। इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखिए दो, ये तीनों की तीनों आपको याद है ना, ये क्या चीजें होती थी, ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है।
ये पहले वाला तो आपको पता है ना, डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है मिप्स के अंदर, जिधर हमने स्टोर करवाना होता है आंसर। ठीक है, इधर कंडीशन क्या चेक करेगा, सेट लेस देन क्या चेक करता है, वो चेक करता है कि क्या आर एस ये वाला छोटा है आर टी से। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, इफ आर एस इज लेस देन आर टी, तो आर डी अगर लेस हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो आर डी के अंदर वन स्टोर कर दो, ट्रू स्टोर कर दो। और अगर वो नहीं होता तो जीरो स्टोर कर दो। सिंपल है। ठीक है, सेट लेस देन की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, फर्स्ट रिसोर्स रजिस्टर को देखती है कि क्या फर्स्ट रिसोर्स रजिस्टर जो है, सोर्स रजिस्टर सॉरी, फर्स्ट सोर्स रजिस्टर जो है, क्या उसकी वैल्यू लेस देन है सेकंड सोर्स रजिस्टर की वैल्यू से। अगर लेस देन है, ट्रू है, तो फिर आरडी में वन स्टोर कर दो, अदरवाइज इसमें जीरो कर दो। यही सेम इंस्ट्रक्शन अनसाइंड के लिए जू में यूज हो गई है। अब इमीडिएट में भी क्या होगा, इमीडिएट में आप देख लें कि आपके पास सिंपली यहाँ पर सेकंड सोर्स रजिस्टर है ही नहीं, इमीडिएट आ गया। कभी कभार आपको ये देखना होता है कि डायरेक्टली बताना होता है कि जो वैल्यू है क्या वो मेरे पास जीरो से या वन से या हंड्रेड से बिलो आ रही है। जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी स्टोर के लिए, जहां पर आपने बताना है कि वैल्यू जनाब इससे कम आ जाए तो वन कर दो, जीरो कर दो, ये सारी चीजें जब आप कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप यही करते हैं कि इमीडिएट आप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एसएलटी की इंस्ट्रक्शंस बेटा इस तरीके से काम करती है। ठीक है, आगे डिटेल में नहीं जाते। आगे कंपेयर इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट जी, इसमें आप थोड़ा सा कंपैरिजन चेक कर लें ये कैसे हो रहा है। मैं थोड़ी सी एक इंस्ट्रक्शन आपको समझा देता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। सेट लेस देन आर डी, आर एस आर टी, ये क्या है ये अब आपको पता है, मीनिंग भी अब आपको पता है कि आर एस अगर लेस देन है आर टी से तो वन कर दो, अदरवाइज जीरो कर दो। किसको, आर डी को। ठीक है, ये अब आपको पता है। ऑप कोड लगे हुए हैं, आर एस है, आर टी है, आर डी है, और इनिशियल वैल्यू जीरो है, और एड्रेस आ गया। ठीक है, आखिर में आपके पास सिंपली एड्रेस शो हो रहा है। ठीक है, जबकि जब आप इमीडिएट देते हैं तो ये आखिरी वाली सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी 16 बिट की इमीडिएट के तौर पे आ जाती है। ठीक है, अब बेटा कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो बस अब आपको पता होनी चाहिए, फ्यूचर में यूज हम करेंगे इंशाल्लाह लैब के अंदर। नाम इनके आपको पता होना चाहिए क्योंकि थ्योरेटिकली इनकी इंपॉर्टेंस है। यानी कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये क्यों यूज होती हैं या क्या इनका मकसद है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं सेट के लिए, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन अनसाइंड, लेस देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल अनसाइंड, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल अनसाइंड। ठीक है, आई होप कि इसका आपको आइडिया होगा। और ये सारी की सारी सूडो इंस्ट्रक्शंस हैं। एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस तो ऊपर आपने हमने पढ़ ली थी। ये जो सूडो इंस्ट्रक्शंस है मैंने आपको बताया था, ये असेंबलर का काम होता है इनको पहले कन्वर्ट करके उसके अंदर लेके जाना। ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम प्रोग्रामर इनको यूज करते हैं। मतलब ये सूडो इंस्ट्रक्शन आपके पास क्या कर रही है, नीचे इंस्ट्रक्शन आई है, यहाँ क्या होना चाहिए, सेट ग्रेटर देन, क्या सेट ग्रेटर देन, पहले इन दोनों को चेक करना है और अकॉर्डिंगली जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें स्टोर करनी है। सेट ग्रेटर देन यही होगी ना। ठीक है, और इसकी जरा चेक करें, मिप्स की जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, यानी कि हम तो ये लिखेंगे, आगे असेंबलर क्या कन्वर्ट करेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमने ऊपर ये चार जो पढ़ी है ये एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये निचले वाली तो सूडो हमने लिखी है। तो ये क्या करेगा, सेट लेस देन, इसमें क्या कर रहा है, सेट लेस देन में सिंपली उलट रहा है। देखिए टी टू में इधर भी स्टोर हो रहा है, इधर भी टी टू में स्टोर हो रहा है। आपने ये लिखी है लेकिन प्रोग्राम पीछे साइड पे असेंबलर क्या कर रहा है, असेंबलर इधर हम क्या कर रहे थे, ग्रेटर देन कर रहे थे ना, तो ग्रेटर देन में वो क्या चेक कर रहा था कि टी टू क्या ग्रेटर देन है टी वन से। यहां पर उसने उल्टा कर दिया, चूंकि लेस देन एक्चुअल इंस्ट्रक्शन लेस देन की है, ग्रेटर देन की है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो टी वन शुरू में ले आएगा और चेक करेगा कि आज ये लेस है टी जीरो से, हमने टी जीरो जहां चेक कर रहे थे ग्रेटर को, तो टी जीरो ग्रेटर, इधर भी वही बात है ना, टी वन लेस चेक कर रहे हैं। तो ये बेटा सिंपली आपको बताने का पर्पज ये है कि प्रोग्रामर सूडो इंस्ट्रक्शंस कौन सी लिखते हैं, और जो मिप्स है वो उनको फिर कैसे पीछे बैक एंड पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी हमारी प्रोग्रामिंग की आसानी के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सूडो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, उसी का आपकी एडिशनल इसकी रीडिंग है। ठीक है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट आ गई। ठीक है, आपने खुद से करना है इसको। वैसे इसके रिजल्ट्स मैंने दिए हुए हैं, लेकिन आपने देखना है इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी के अंदर लेके जाना है। राइट।
चैलेंज। बस यही थी हमारी आज की टोटल इंस्ट्रक्शंस और यहीं पे हम रुक जाएंगे अब। फर्दर कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो बताएं लाजमी। जी कोई क्वेश्चन है हैंड रेज कर सकते हैं, मैं माइक अलो कर दूंगा, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी अब जिन लोगों के क्वेश्चंस थे कोई वो मुझसे कर सकते हैं, स्पेशली जिन्होंने किया था। एक मैसेज आए हुए है कि सर मेरा इंटरनेट का इशू था, सबमिशन नहीं हो सकी। अभी भी अगर आप चेक करेंगे उसको, लिंक को ओपन करेंगे तो लिंक आपके पास शो हो रहा होगा। ठीक है, सबमिशन तो अभी नहीं हो सकती। सबमिशन के लिए आप मुझे इंडिविजुअली एक्सेस करेंगे तो फिर ही मैं देखता हूँ। जी नो क्वेश्चन जी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको।